Hi students, here's a new chapter for you that we are going to begin. Let's study and revise. Okay, so now we have the question. Read the following statements carefully and choose the correct alternative. दो statements हैं यहाँ पे, इसमें से हमें एक select करनी है या फिर you have to check if both are correct or not. यहाँ पे कह रहे हैं कि revenue deficit builds up stock of debt एंड इंटरेस्ट लाइबिलिटीज. अब ये देखते ही पता चल रहा है स्टॉक ऑफ डेट का मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारी. डेट का मतलब यही है. इंटरेस्ट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है मतलब कि हम बोरोइंग करते जा रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्रीज होती जा रही है जो हमें करनी है ऑन दैट लाइबिलिटी. तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रही है एंड लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है. तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू रेवेन्यू डेफिसिट, ये बात कैपिटल डेफिसिट की है. गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो नॉट ओनली टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट बट आल्सो इट्स कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स व्हेन इट इंकर्स फिस्कल डेफिसिट. यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बोरो करेगी सिर्फ नॉट ओनली टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन पर्पसेस के लिए हम फिस्कल डेफिसिट को नहीं लेते हैं. ठीक है, कंजम्पशन पर्पसेस हमेशा रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं. कंजम्पशन मतलब नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस. ठीक है, सो यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग की बात होती है उस बोरोइंग से हमारी कैपिटल रिसीट बढ़ती है. ठीक है, एंड ये जो कंजम्पशन है एक्चुअली हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो ये स्टेटमेंट भी कंप्लीटली रॉन्ग है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. दिस इज द करेक्ट आंसर. Identify the adverse effect of reducing the revenue expenditure. Revenue expenditure मतलब अगर गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करना बंद कर दे, ये सोच के कि द गवर्नमेंट इज नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने पब्लिक पार्क्स बना दिए, उससे इन रिटर्न तो कुछ नहीं मिल रहा. सो अगर गवर्नमेंट ही इस टाइप के एक्सपेंडिचर्स करने बंद कर दे, लाइक हॉस्पिटल्स, ठीक है, फ्री वैक्सीनेशन हो गई, ये भी हम कह सकते हैं हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. Then you can talk about public parks. ठीक है, हेल्थ हाइजीन फैसिलिटीज, वाटर फैसिलिटीज. सो ये सब फैसिलिटीज अगर बंद कर दे गवर्नमेंट, उससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा वेलफेयर लोगों का. इट विल लोअर द वेलफेयर एंड ग्रोथ. ये तो ठीक है सेंटेंस. आगे देखते हैं. इट इंक्रीजेस द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगी. एंड नन ऑफ द अबव इज आल्सो नॉट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर. नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट आर दोज रिसीट्स. नॉन डेट मतलब जिनसे डेट क्रिएट नहीं होगी. नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स कौन सी नहीं है? नॉन को कट कर देते हैं यहाँ पे, मतलब कि आपको डेट क्रिएटिंग रिसीट्स बतानी है. सो ये क्वेश्चन एक दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स देखकर क्या चीज मान लेंगे कि यहाँ पे नॉन डेट बतानी है और बोरोइंग कहेंगे कि नहीं है क्योंकि बोरोइंग तो डेट क्रिएट करती है. यहाँ पे क्या है? नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स कौन सी नहीं है? तो नॉन. इस टाइप के क्वेश्चन में हम नॉट को कट करके ना नलिफाई कर देते हैं एंड क्वेश्चन को फिर देखते हैं कि एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं. दो बार अगर नॉट लिखा जाएगा तो दोनों हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, राइट. सो यहाँ पे नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स कौन सी नहीं है, इसका मतलब अल्टीमेटली वो क्या पूछ रहे हैं कि डेट क्रिएटिंग रिसीट्स बताओ कौन सी है इसमें से. ठीक है, एक तो हो गई बोरोइंग. एसेट कोई डेट क्रिएट नहीं करते. Recovery of loans. Okay, so first borrowing is a debt creating receipt. Asset नहीं होता. Recovery of loans, अगर गवर्नमेंट को अपने लोन्स वापस मिल रहे हैं बाकी कंट्रीज से, गवर्नमेंट ने एक टाइम पे उनको लोन्स दिए थे, अब अगर वो लोन्स रिकवर हो रहे हैं तो ये भी हमारे डेट क्रिएटिंग रिसीट नहीं है. इनफैक्ट ये नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट है. ठीक है, लोन्स फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, ये ठीक है. सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1 and 4 इज माय करेक्ट आंसर. अगर हमें फॉरेन इंस्टीट्यूट से हमें लोन्स लेने पड़ रहे हैं सो वो हमारी डेट क्रिएटिंग रिसीट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कैपिटल बजट में हम एसेट देखते रहते हैं. ये एसेट लाइक रोड्स, पता चल गया कि ये तो है. लोन्स मतलब लाइबिलिटी की बात हो रही है. कैपिटल बजट में दोनों आती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने ग्रांट करे हैं स्टेट्स और यूटीज को, तो ये भी आते हैं. दैट मीन्स ऑल द थ्री. ठीक है, सो कैपिटल बजट देखते ही आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर्ड को ढूंढना है इसमें से. यहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ है, मे बी आपको क्लियरली ना भी दिया हो एग्जाम में. सो आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के ये देखना है कि क्या इससे कुछ एसेट
क्या इस क्वेश्चन में कोई एसेट की बात हो रही है? ओके, सो नेक्स्ट, देयर हैज बीन अ persistent deficit budget year after year. persistent deficit का मतलब है कि जैसे जैसे ईयर्स इंक्रीज होते रहे डेफिसिट इंक्रीज होता जा रहा है बजट का. विच एक्शंस, इनमें से कौन से एक्शंस गवर्नमेंट लेगी टू रिड्यूस द डेफिसिट, इस लॉस को, इस डेफिसिट को कम करने के लिए कौन से एक्शंस लिए जाएंगे? रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ ठीक है, जैसे जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए करती थी एक्टिविटीज थोड़ी सी कम कर देगी, सो दैट क्योंकि उनसे कोई एसेट तो क्रिएट होगा नहीं, राइट? सो ये एक्टिविटीज कम की जा सकती हैं अप टू सम एक्सटेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट. इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर एक्टिविटीज, अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज रिड्यूस होंगी तो उससे डेफिसिट कम नहीं होगा, इनफैक्ट बढ़ जाएगा. रैशनलाइजिंग द सब्सिडीज को थोड़ा सा समझदारी से देना एंड कम कर देना उनको, राइट? सो ये भी ठीक है. रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर देंगे तो लोग और ज्यादा इम्पोर्ट करेंगे बाहर से, ठीक है? सो इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने का मतलब है इम्पोर्ट्स विल राइज, एंड व्हेन इम्पोर्ट्स विल राइज उसका क्या मतलब है? दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव में जा सकता है, इससे डेफिसिट हमारा और ज्यादा होगा, कम तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो डेफिसिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा. सो डी इज ऑल्सो नॉट द आंसर. तो 1 and 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी. Source of fiscal deficit from where the government takes to reduce it. Identify the wrong one. Now, if the government is facing with a problem of fiscal deficit, government ने ये देखा कि उनके expenditures ज्यादा हैं as compared to the revenues, तो यहाँ पे कौन से ऐसे sources हैं जहां से government borrow कर सकती है to reduce their deficit? तो यहाँ पे wrong वाले कौन से हैं? नेट बोरोइंग एट होम, अगर अपनी कंट्री में इधर उधर से बोरो किया जाए, ठीक है. पर्सनल लोन्स भी ले सकते हैं. बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, बाकी वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF, ठीक है. गवर्नमेंट कैन रिजॉर्ट बोरोइंग फ्रॉम देयर आल्सो. बोरोइंग फ्रॉम RBI, इसमें आंसर हमारा करेक्ट है बिकॉज RBI से बोरो फिस्कल डेफिसिट के केस में गवर्नमेंट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि RBI का इस चीज में कोई लिंक नहीं है. RBI इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग पावर, तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट से RBI का लिंक नहीं होता. सो ऑप्शन नंबर डी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाउ दिस एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू कि वैक्सीनेट करना है एडल्ट पॉपुलेशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है और उनसे कोई चार्जेस नहीं लेने, फ्री में करना है. तो इसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? सो दिस इज कंप्लीटली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वेलफेयर हो रहा है एंड कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे, नथिंग, कोई लाइबिलिटीज भी कम नहीं हो रही, कुछ नहीं हुआ. Now we have a numerical or some practical questions. इसमें क्या है, हमें ये गिवन है बजट एट अ ग्लांस, एक काइंड ऑफ समराइज्ड बजट है जिसमें वी आर गिवन मेनी इयर्स 2019-20, 2021 और ये बजट एस्टिमेट्स हैं और ये उनको रिवाइज करा गया है एंड ये एक्चुअल है, क्योंकि ये तो निकल गया ना टाइम, तो इसका हम एक्चुअल लिख सकते हैं, ठीक है. लेकिन इसका सिर्फ एक एस्टिमेट है बिकॉज ये अभी करंटली चल रहे हैं ईयर. सो जो चीज अभी करंटली हो रही है उसका हम अभी से बजट नहीं बता सकते, जस्ट एक एस्टिमेट लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस ईयर. ओके, बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दिस इमेज सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम 33 to 39. द वैल्यू ऑफ द बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज वाली जो हेडिंग है, हमें अपने टेबल में से ये हेडिंग देखनी है. बिटवीन 1920 जिसमें एक्चुअल को देखना है एंड 2021 में हमने बजट एस्टिमेट को देखना है. फिल अप द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. तो मुझे देखना है 1920 एक्चुअल, अच्छा मतलब एक्चुअल 1920 में बोरोइंग, इस वाले को देखना है मुझे सिर्फ, मेरा पूरा फोकस इसी पे रहेगा फॉर दिस पार्ट. एक मैंने इस वैल्यू को देखना है, सेकंड इज मुझे यहाँ पे बजट एस्टिमेट को देखना है, इस वाले कॉलम, दिस एंड दिस, ये दो कॉलम्स को देखना है, एक मुझे इसको देखना है, ठीक है. सो उन्होंने क्या पूछा, वैल्यू ऑफ बोरोइंग में फॉलन, इंक्रीज, फॉलन. ऑप्शन को देखिए क्या पता चला, यू नीड टू फाइंड द चेंज. एक तो ये है 933651 एंड सेकंड इज 796337. सो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 137314. सी बहुत इजी है, कुछ नहीं है, उन्होंने आपको पहले से ही बता दिया, आपको इस हेडिंग में देखना है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज. और इसमें ईयर्स कौन से लेने हैं, एक 1920 लेना एक्चुअल और एक 2021 बजट एस्टिमेट.
सो हमने ये दोनों ईयर्स ले लिए और इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। 933651 माइनस दिस, नॉर्मल माइनस करना है बस। एंड हमें ये भी पता चल गया कि इस ईयर से लेके इस ईयर तक एक्चुअली हुआ क्या है, फॉल हुए हैं हमारी बोरोइंग, फॉलन है, ये तो पता चल गया, कम हो रही है ना, 9 से 7 तक पहुंच गई, दैट मीन्स रिड्यूस हो रही है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, जो टैक्सेस के अंडर आती है। म्युनिसिपल सर्विसेज, स्पेशल असेसमेंट, टैक्स वर्ड से ही पता चल रहा है जो कंपनीज टैक्स पे करती है। एक्चुअली कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, द टैक्सेस दैट आर पेड बाय द कंपनीज, ये 30% होता है कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ठीक है। तो 30% मिलता है गवर्नमेंट को। एंड बाकी की कौन सी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारी टैक्स में नहीं आती है, तो नॉर्मल चार्जेस है। म्युनिसिपल सर्विसेज जो कि म्युनिसिपैलिटी सर्विसेज देती है, ये भी टैक्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। स्पेशल असेसमेंट का मतलब है अगर हमें अपने, सपोज अगर मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, मुझे उसकी स्पेशल असेसमेंट करवानी है, कोई अगर गवर्नमेंट ने उसको असेस नहीं करा अच्छे से, तो अगर उसके लिए मैं कुछ पेमेंट कर रही हूँ, सो दैट इज नॉट अ टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। The percentage of tax revenue change between 1920 actual and 2021 budget estimate taking the 1920 as base. बेस का मतलब अब मेरे डिनोमिनेटर में 1920 की वैल्यू रहेगी, यहाँ ऊपर मुझे लेना है चेंज, यहाँ पे रहेगी 1920 की वैल्यू एंड मैं करूंगी इनटू 100, ठीक है। नॉर्मल परसेंटेज निकालनी है, जैसे हम अपने कोई भी सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ठीक है। तो नीचे हमेशा टोटल या फिर बेस रहेगा, उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये बेस लेना है। एंड न्यूमरेटर हमारे पास टैक्स रेवेन्यू चेंज, लेट्स सी। टैक्स रेवेन्यू है ये, अब मुझे इस पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे देखना है टैक्स रेवेन्यू में 1920 एक्चुअल में एंड 2021 बजट एस्टिमेट में, इसमें बजट एस्टिमेट में टैक्स रेवेन्यू देखते हैं। सो ये है, एंड और कौन सी वैल्यू है कि ये है, ठीक है। सो दिस इज 1635909, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1635909 माइनस 1356902, ऊपर हम लेंगे चेंज एंड नीचे क्या लेंगे, नीचे हम लेंगे 2019 का, दैट इज दिस वन इनटू 100। ऊपर हमने चेंज लिया दोनों ईयर्स में, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे अपॉन ओरिजिनल, मतलब कि ये 2019 वाली वैल्यू अपॉन इनटू 100। ठीक है। सो ये पूरी चीज मैंने ली एंड इसको मैंने इनटू 100 भी कर देना है बिकॉज परसेंटेज चाहिए मुझे। So when you will solve this, you will get 20.5 something, ऐसा कुछ आएगा 20.5। तो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज जब भी निकालना हो हम ऐसे ही करते हैं, ऊपर हम माइनस करते हैं न्यूमरेटर में अपॉन ओरिजिनल, यहाँ पे उन्होंने बोला 2019 का लेना है, तो 1920 का इनटू 100। आइडेंटिफाई द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट। ओके, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, अब जैसे ही मैंने अदर देन बोरोइंग पढ़ा मुझे पता चल गया यही है फॉर्मूला, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट को माइनस करना है, लेकिन रिसीट में बोरोइंग नहीं लेनी। सो दिस इज फिस्कल डेफिसिट। इससे हम ये चेक करते हैं कि कंट्री को कितनी बोरोइंग करनी पड़ रही है टू फुलफिल द एक्सपेंडिचर एंड टू फुलफिल द नीड्स, ठीक है। नाउ अगेन द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट वुड बी फॉर द ईयर दिस, ओके। 2020-21 में हमें बताना है कि फिस्कल डेफिसिट की क्या वैल्यू है। इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, ओके। 2021 में देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो फिस्कल डेफिसिट वर्ड मत ढूंढना। फिस्कल डेफिसिट एफडी का मतलब होता है बोरोइंग, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर हम एक्चुअली इक्वली कर देते हैं, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट है, अगर ये देखो बैलेंस शीट है, टोटल रिसीट और ये टोटल रिसीट है, ये रहा, ये टोटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे मेन है कि जो भी हमने बोरोइंग करी है इस ईयर में वो हमारी क्या है, दैट इज नोन एज द फिस्कल डेफिसिट।
सो 79 वाली जो भी वैल्यू है 796337 जो कि हमारी बोरोइंग के इक्वल है टेबल में, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग की इक्वल होती है एंड इस बोरोइंग में से भी अगर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे देन यू विल बी लेफ्ट विद प्राइमरी डेफिसिट। Read the following statements carefully. Choose the correct alternative given below. Two statements are given to you and let's read. Tax revenue are increasing but recovery of loans are reducing. हम ये कह नहीं सकते कि tax revenue are increasing because we can see that with time लोग tax avoidance भी काफी practice करते हैं, ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स उनका अवॉइड हो जाए, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है। एंड रिकवरी ऑफ लोन्स, हाँ हम कह सकते हैं कि रिड्यूस हो रहे हैं बट दिस इज समथिंग नॉट श्योर, तो हम इस स्टेटमेंट को रॉन्ग बोलेंगे यहाँ पे। ग्रांट्स एंड एड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट डिक्रीज्ड फ्रॉम 19 to 21। अब ग्रांट्स एंड एड तो हमें पता है क्योंकि 19 से 21 के बीच में कोविड वाला पीरियड भी था जिसमें कैपिटल एसेट्स कोई खास क्रिएट हुई नहीं गवर्नमेंट की। सो यार दिस इज ओके कि एक्चुअली रिड्यूस हुआ है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू योर टॉपिक्स एंड समटाइम्स यू गेट जनरल क्वेश्चंस लाइक दिस जो कि थोड़े करंट अफेयर्स से लिंक्ड होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जिसमें सेकंड करेक्ट है एंड वन इज फॉल्स। अगेन वी हैव अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब हमें प्राइमरी डेफिसिट बताना है 2021 का। बिफोर गोइंग टू द टेबल मैं प्राइमरी पीडी का फॉर्मूला बता देती हूँ। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट एंड अल्टीमेटली जो फिस्कल डेफिसिट है वो बोरोइंग के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इफ आई वांट टू कैलकुलेट माय प्राइमरी डेफिसिट तो मैं बोरोइंग में से इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगी एंड मेरे पास पीडी आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टेबल एंड हैव अ लुक। ये रहा हमारी बोरिंग्स हैं, ये 796337 एंड इसमें से अब मैं, ये है मेरी बोरिंग्स, इसमें से मैं अपनी इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि 708203 माइनस कर दूंगी, ठीक है। सो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे दिस माइनस दिस, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट, आपको इसमें पूरी बैलेंस शीट को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना। यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट योर आइटम्स विच यू वांट टू यूज। जो हमें रिक्वायर्ड है हम सिर्फ वो देखेंगे। माइनस करके यू विल गेट योर आंसर एज ऑप्शन नंबर ए दैट इज 88134, दोनों को माइनस करके। इफ देयर इज रेवेन्यू डेफिसिट देन व्हाट डज इट इम्प्लाई। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट फेस करना पड़ रहा है तो इससे क्या इम्प्लाई किया जाता है, इससे क्या इम्प्लीकेशन होती है। इसका ये मतलब है कि यस गवर्नमेंट इंकर्ड मोर एक्सपेंडिचर देन इनकम। तो ठीक है, ज्यादा एक्सपेंडिचर करा तभी तो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, ओके। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देन रिसीट्स, नो, यहाँ पे उसकी बात नहीं होती। इट मींस गवर्नमेंट गिव्स मोर मनी एज लोन टू स्टेट्स एंड डी नन, तो ये तो नहीं है। अगर ज्यादा मनी देते हैं तो इसमें हम रेवेन्यू नहीं बोल सकते। एंड सेकेंडली लोन्स की बात हम रेवेन्यू में करते ही नहीं है, सो ये तो वैसे ही रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें अगर एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा कर दिया गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए तो डेफिनेटली इट हैज टू फेस रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ दे आर आस्किंग यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। हमारे चैप्टर का नेम है जो गवर्नमेंट बजट, उसकी डेफिनेशन। स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्या इसमें सिर्फ एक्चुअल रिसीट ही देखते हैं? नो, ये इनकम्प्लीट है। गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। एक्चुअल एनुअल एक्सपेंडिचर, क्या हम इसमें सिर्फ फिस्कल ईयर में यही देखते हैं? एनुअल एक्सपेंडिचर, नो, ये दोनों इन्होंने एक ही स्टेटमेंट को हाफ ऑफ करके दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्चुअल, एस्टिमेटेड वर्ड भी ठीक है, यहाँ पे एस्टिमेटेड वर्ड इज इंपॉर्टेंट। एनुअल रिसीट्स कितनी हुई है एंड एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एस्टिमेटेड देखते हैं कि ऑन एन एवरेज कितनी एनुअल रिसीट्स होंगी गवर्नमेंट को एंड कितना एक्सपेंडिचर होगा ड्यूरिंग अ ईयर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो एकदम कंप्लीट डेफिनेशन बता रहा है हमें गवर्नमेंट बजट की। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द डिफेंस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, okay, now law, order and defense of the country are the examples of what? प्राइवेट गुड्स वो होती हैं जो एक इंडिविजुअल के लिए होती हैं, पर्सनल वाली जो होती हैं। सो ऐसा इसमें कुछ पर्सनल नहीं है। इकोनॉमिक गुड जो रिलेटेड टू प्रॉफिट होती है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है गवर्नमेंट का। पब्लिक गुड लाइक पब्लिक पार्क्स एंड ऑल, कोई भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू द पीपल,
दैट इज पब्लिक गुड्स, तो ये भी वो नहीं है। नॉन इकोनॉमिक गुड्स इज द करेक्ट आंसर, इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव भी नहीं है और ये पब्लिक भी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है, इसको हम इस नाम से बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक गुड्स, ये करेक्ट आंसर है, राइट। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है, जिसका अल्टीमेट बर्डन जो है ना वो कस्टमर के पास पहुंच जाता है। एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम अल्टीमेट बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यू गो टू अ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट ओनर जो है वो अपना जो टैक्स का बर्डन है वो आप पे शिफ्ट कर देता है एंड यू गेट अ टैक्स वैल्यू इन योर बिल अमाउंट कि ये टैक्स जीएसटी है, आपको ये भी ऐड करके पूरा पे करना है। सो द फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom it is imposed। तो जिस पे इम्पोज करा जाता है क्या वो पर्सन पे करता है? नो, इसकी डेफिनेशन में ये लिखा है कि इसमें ऐसा नहीं होता। द बर्डन ऑफ टैक्स क्या हम शिफ्ट नहीं कर सकते? नो, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स के हैं। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो पॉइंट्स तो डिफरेंस की यहीं पे लिखे हुए हैं कि फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स इज बोर्न, that final burden of the tax is borne by the person, ये डायरेक्ट टैक्स में होता है। एंड डायरेक्ट टैक्स में वी हैव अ वेरी बेसिक एग्जांपल जो है इनकम टैक्स, जिसकी इनकम होती है वही पे करता है। बर्डन इसमें हम शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि जिसकी इनकम है वो पे नहीं करेगा अगर, तो वो किसी और पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशंस है। बोथ आर फॉल्स हियर। इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जिसमें फाइनल बर्डन हम फाइनल बर्डन वो पर्सन नहीं बॉर्न करता जिस पे इम्पोज करा गया है, ठीक है। एंड बर्डन ऑफ टैक्स उसमें हम शिफ्ट भी करते हैं, ओके। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, राइट। तो ये किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, क्योंकि ये जो जीएसटी है ये उन सब टैक्सेस के इन सब टैक्सेस को फिनिश करके ही आया था आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑल द टैक्सेस, दैट इज वैट हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये हमारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे जिनको रिमूव करके जीएसटी आया था। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब है? दैट रिच विल बी टैक्स्ड मोर। रिच, जितना पर्सन ज्यादा अर्न करेगा उतना ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि रिच लोग अगर ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो पुअर को टैक्स कम देना पड़ रहा है, अच्छी बात है ये तो। इंक्रीजेस इक्वालिटी, इसी का ही ऑपोजिट है। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि 4 ऑप्शंस में से कोई 2 करेक्ट हो जाए, तो एंड में बोथ ए एंड बी होता ही है। इन केस अगर कई बार क्या होता है कि हमें 4 में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसमें तो नहीं हो सकता बिकॉज इसमें बोथ आर टेलिंग द सेम मीनिंग। बट इन केस अगर 4 में से हमें कोई सारे ठीक लग रहे हैं, यू विल सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, जो बेस्ट मीनिंग कन्वे करता है आंसर का। Which of the following is more suitable for developing? अब इंडिया जैसी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जो अभी डेवलप हुई नहीं है, हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है, उनके लिए किस टाइप की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दैट इज एक डेफिसिट बजट जिसमें लॉस होना चाहिए, नो। सरप्लस भी नहीं, क्योंकि सरप्लस में हम क्या कह सकते हैं, सरप्लस किस केस में होता है? व्हेन अ गवर्नमेंट या फिर व्हेन अ कंट्री इज हैविंग मोर एक्सपोर्ट्स देन इंपोर्ट्स। एंड ये सरप्लस बजट सिर्फ तब होता है अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है, बिकॉज अ डेवलप्ड कंट्री कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ मोर एक्सपोर्ट देन इंपोर्ट। तो एक बैलेंस्ड बजट ही होता है जो कि सूटेबल भी है, बेटर है, ठीक है, बैलेंस रहे सब कुछ, ना ही एक्स्ट्रा हो कुछ एंड ना ही कोई लॉस हो। सो इट शुड बी अ बैलेंस पोजिशन। फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन द इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग। गवर्नमेंट बजट की क्या इम्पैक्ट्स हैं इकोनॉमी पे? ब्रिंग्स बेटर ऑल्टरेशन ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट एग्रीगेट। एक्सक्लूडिंग है यहाँ पे, दैट मीन्स यू नीड टू सिलेक्ट द नेगेटिव पॉइंट। इनडिसिप्लिन लेवल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे हमारे बेटर है, ये सब हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, राइट। व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट के बारे में क्या ट्रू है? दिस वी हैव डन ऑलरेडी। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट। ये भी तब होता है अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है। यहाँ पे इन्होंने 0 मेंशन नहीं किया था, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ओनली ऑप्शन नंबर डी इज अप्रोप्रिएट, तो हमने यहाँ पे डी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है।
If borrowing and other liabilities are added to the budget deficit, budget अगर ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहा है, हमने उसमें और कैपिटल आइटम्स ऐड कर दी, तो वो क्या बन जाएगा? कैपिटल डेफिसिट बन जाएगा। ठीक है, ये पता ही चल रहा है क्योंकि बोरोइंग और ये लाइबिलिटी सारी कैपिटल आइटम्स है, तो ये ऐड होकर कैपिटल डेफिसिट। टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। वेरियस स्टेजेस का मतलब है वैल्यू ऐड होती रहेगी, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, दिस टैक्स मीन्स कि जैसे जैसे होलसेलर से, सपोज मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, तो कुछ वैल्यू ऐड हुई। ठीक है, देन मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, जो वैल्यू हर स्टेप पे ऐड होती रहेगी उसे हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। ठीक है, और उस वैल्यू एडेड पे जो टैक्स पे करना पड़ता है रिस्पेक्टिव पर्संस को, then that is VAT. So this was all from this topic. I'll see you again in the next video.